बेटा नया चैप्टर आज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी के वित्तीय विवरण, चैप्टर 11। रिडम्पशन हट चुका है अभी आपको। बेटा आप बुक में ध्यान दो। सबसे पहले होता है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने 11 में पढ़ा था। स्टेटमेंट अगर मैं 11 के हिसाब से बताऊं तो हर एक व्यापारी यह जानना चाहता है कि उसका एक साल का परफॉर्मेंस कितना हुआ और ओवरऑल उसने क्या परफॉर्मेंस किया। ठीक है, अगर फ्यूचर में आप बिजनेस खोलोगे तो आप क्या जानना चाहोगे कि यार इस साल मेरे को क्या प्रॉफिट हुआ है और जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट करा तब से अभी तक में मेरे ओवरऑल बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या हुआ। ठीक है, तो बिजनेस का शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखने के लिए आप क्या बनाते हो, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह अकाउंट बताता है क्या कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ इस साल, और दूसरी बनती है बैलेंस शीट, इसे बोलते हैं हिंदी में स्थिति विवरण। ये यहाँ बताता है कि जब से आपने बिजनेस स्टार्ट करा तब से अब तक में अब आपकी बिजनेस की स्थिति क्या है, बिजनेस के पास कितनी संपत्तियां है, कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटी से, कितनी उधारियां देना है। यही कंपनी भी जानना चाहती है। कंपनी भी यह जानना चाहती है कि उसने हर साल उसका परफॉर्मेंस क्या है। उसके लिए वो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल क्या इनकम स्टेटमेंट, दो नाम से जाना जाता है। पहले 2 नंबर में क्वेश्चन आता था इनके नाम लिखने के लिए, गिव द नेम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी के वित्तीय विवरणों के नाम लिखे 2 नंबर में, तो दोनों के नाम लिखने थे बस खाली, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन अब आपको 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर में हो सकता है पूछ ले, अच्छी बात, चांसेस कम लग रहे हैं बट आपको पता हो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कौन कौन सा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होगा स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, या फाइनेंशियल पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है, ये लिखा है इसके ऊपर, मिल गया। हाँ, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, गिव द नेम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरणों से आप क्या समझते हैं, कंपनी के द्वारा रखे जाने वाले वित्तीय विवरणों के नाम बताइए। तो मीनिंग भी आ जाएगी प्लस उसके नाम आ जाएंगे, 3 नंबर में आ सकता है पहला क्वेश्चन। तो बड़े यहाँ पे मिल गया मीनिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर करते दो डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट को जो डिस्क्राइब करते कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ना, व्यापार से रिलेटेड। दिस स्टेटमेंट प्रेजेंट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ कंपनी। These are prepared at the end of financial year in brief financial statement present in the summary of account of business organizations। ठीक, अब यहाँ पर और दे दिया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल प्रेजेंट ट्रू और एंड फेयर व्यू ऑफ पोजीशन ऑफ अ कंपनी or companies. They will follow accounting standards specified in section 133 and will be in the format given in schedule 3। आप ऊपर वाला कर सकते हो पैराग्राफ पूरा, है ना, मीनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग ऊपर वाला पूरा पैराग्राफ। वित्तीय विवरण यहाँ पर बता सकते हो, वित्तीय विवरण से आज से कंपनी की वित्तीय स्थिति बताने वाले विवरणों से होता है। ये कंपनी के व्यापार में संचालन हुए वाले लाभ और वित्तीय स्थिति की जानकारी को प्रदर्शित करता है। और बेटा नीचे दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम लिख लेना, मेनली फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट आर इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के वित्तीय विवरण में मुख्यतः 2
है ना, विवरणों को शामिल किया है। ये दोनों के नाम यही बताना सर। ये तो करा हमने, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पर कंपनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कंपनी में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, कंपनी क्राइटेरिया वर्किंग का बहुत बड़ा है ना, बहुत सारी एसेट्स होती, बहुत सी लायबिलिटीज होती, जिनको बहुत सारे शेड्यूल्स में बांटा हुआ है। तो कंपनी जो अपने स्टेटमेंट तैयार करती वो करती है कंपनी अधिनियम 2013 के शेड्यूल 3 में। बस इनका फॉर्मेट समझना हमें, और आता फॉर्मेट इसका 5 नंबर में आता था, अब 4 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा इसका फॉर्मेट ही, ठीक है। चलो फॉर्मेट में सबसे पहले जो आता ज्यादा वो करेंगे अपन, बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट की कितनी साइड होती है? दो। पहला क्या है? लायबिलिटी और असेट। कंपनी की भी 2 साइड रहेगी, लेकिन पहली साइड का नाम रहेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहली साइड का नाम है। बता। ये पहली साइड जिसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्योंकि पार्टनरशिप थी तो उसमें तो हम बैलेंस शीट में बता देते सर, लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स की कैपिटल, लेकिन यहाँ पे कैपिटल कितनी बड़ी तादाद में होगी? कैपिटल कौन सी हमारे पास? शेयर कैपिटल। 2-3 करोड़। बहुत सारे शेयर होल्डर, सबके नाम लिखने लग जाएंगे तो कितने पेज भरा जाएंगे, समझ गए? तो यहाँ पर पहली साइड है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला हेड आएगा, ये तो आ गया, इसके अंदर हम ले लेते हैं पहला हेड नंबर 1, जिसका नाम लेंगे हम शेयर होल्डर्स फंड। तो बेटा ये तो टाइटल है इसका, दो टाइटल इसमें, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और दूसरा साइड करेगा असेट्स। लेकिन ये टी फॉर्मेट में ना चलते हुए सीधा जर्नल फॉर्मेट में जाएगा सीधा। शेयर होल्डर फंड, ये है इसकी हेडिंग्स, शीर्षक। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर कितने आएंगे? 3 हेडिंग है। पहली हेडिंग का नाम है इसमें शेयर कैपिटल, अंश पूंजी, शेयर कैपिटल, ठीक है। इसको बोलेंगे हम सर सब हेडिंग। इसका फॉर्मेट बता रहा, पेज नंबर 476 मिल गया आपको, ठीक है। अब इसी में तो मेहनत करना है, हेडिंग सब हेडिंग। अब इसके अंदर, उसके अंदर तो 3 ही दे रखे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इतना सा फॉर्मेट नहीं है वो। अब शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है? सर इसके अंदर अभी बहुत सारे मैंने बोला ना 30 सेकंड से 1 मिनट लगता है इसका 5 नंबर का क्वेश्चन करने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, अब शेयर कैपिटल में आपको पता सर कौन कौन सी कैपिटल है? इशूड कैपिटल सबसे पहले आएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर आएगी बेटा इशूड कैपिटल, इशूड है, सब्सक्राइब है,
ये सब बाकी पेड अप कैपिटल, ये सब कैपिटल आ जाएगी, तो ये किसके अंदर आएगी है ना, शेयर कैपिटल के अंदर। और कौन सा, अगर वो बोले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, सर ये सब तो बुक में है ही नहीं है। अरे बता रहा हूँ ना, शांति रख, कैपिटल ओके चैप्टर में मैं यही समझना बस। और कौन कौन सी कैपिटल, बस इतनी रहेगी। अगर कॉल्स इन एरियर आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे, लेस कर देंगे हम कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि इससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है। अब आपको पता है एग्जाम में क्या आएगा, बोल देंगे इश्यूड कैपिटल का आप कहां बताओगे, तो इश्यूड कैपिटल की हेडिंग क्या आएगी सर, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में सब हेडिंग में बताएंगे। बस ऐसे चार दे देगा, चार रैंडमली, इनको बोलेगा बताओ इनकी हेडिंग सब हेडिंग क्या है, और यही मिलना, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना आपको। तो पहला तो ये हो गया, समझ गए। अभी लिख लो, बस इतना ध्यान रखना, अभी मत लिखो, पहले समझना है, इसके बाद अपन और आगे करते हैं। अब दूसरा क्या है, क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। यस सर। बी नंबर में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ये क्या है बेटा, सब हेडिंग, सब हेडिंग। इस तरीके से कराने से अच्छा इसका कुछ और तरीका भी ढूंढना पड़ेगा, समझ ही नहीं आ रहा है ऐसे। हाँ, उपाय समझाने का तरीका, फॉर्मेट तो यही है, आपने देख लिया, समझाने का तरीका बदलना पड़ेगा, तरीका बदल देते हैं। अरे क्या समझदार है तुमने? फिफ्टीन एक नहीं पाया। चलो अब तरीका बदलते हैं, वीडियो वापस देखेंगे। और मनोज भी अगर इस तरीके से नहीं आया तो नहीं सही से आ जाएगा। आपको एग्जाम में सॉल्यूशन ऐसे ही करना पड़ेगा। स्टेप ऐसे ही करना है, कैसे यहाँ पर आएगी बेटा हेडिंग, फिर सब हेडिंग्स, एंड यहाँ पर आएगा आइटम। सबसे पहली हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड। शेयर, चलो ठीक, होल्डर्स फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर कितने, तीन है। पहला क्या है, शेयर कैपिटल, कैपिटल शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, अथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कितनी कैपिटल हमने जनता में निर्गमित की, निर्गमित पूंजी कितनी लोगों ने सब्सक्राइब करी, सब्सक्राइब कैपिटल, कितना पेमेंट लोगों ने पेड करा है, पेड अप कैपिटल, ठीक है। और जिन्होंने पैसा नहीं दिया उसको लेस कर देते हैं हम किसमें से, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स, ये उसी में जाएगा बेटा ना, प्रेफरेंस हो इक्विटी हो, ये वो कैपिटल आएगी, लेस। अगेन इसी की हेडिंग, पहली तो हो गई सब हेडिंग, इसको डाल देते ए नंबर। अभी बी नंबर की हेडिंग आएगी इसकी, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होता है रिजर्व और सरप्लस? सरप्लस का मतलब सर प्रॉफिट है ना, रिजर्व का मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने बचा के रखा है, ये अलग अलग भागों में बांट दिया है,
तो कोई सा भी रिजर्व हो, जैसे नॉर्मली हम पढ़ते क्या सर, जनरल रिजर्व, कैपिटल में से बनाया है तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। डिवेंचर के लिए बनाया है तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये चैप्टर अपना हुआ नहीं तो आपको पता चल जाता डीआरआर क्या होता है, रिडेम्पशन रिजर्व। ये उनके लिए बनाते हैं जब पब्लिक कंपनी क्या करती, पब्लिक को ऋण पत्र डिवेंचर इशूड करती। अब इनसे पैसा उधार लिया है तो एक समय के बाद इनको पैसा वापस देना, कंपनी को पता है इन्हें पैसा वापस देना 5 साल बाद, तो कंपनी उनका पैसा अलग से बचा के रखती है, उसे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कहते हैं। इसी रिजर्व का कुछ भाग ऐसा रहता है जो सेबी के रूल के अकॉर्डिंग क्या है, वो पैसा में बाहर की ओर निवेश करना रहता है, उसे सिंकिंग फंड कहा जाता है। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड लाइक मैं कंपनी हूं और आप पब्लिक हो, मैंने आपसे 50 लाख रुपया उधार ले चुका हूं, उसके बदले में आपको डिवेंचर दिया। अब मैंने क्या करा, सेबी को बता दिया कि यार मैंने पब्लिक से पैसा उधार लिया है और ये पैसे का मैं क्या कर रहा हूं, अभी से क्या कर रहा हूं, रिजर्व बना के रख रहा हूं डीआरआर। लेकिन सेबी को विश्वास नहीं है, बोले आप खाली अकाउंट में बता रहे होंगे लेकिन एक्चुअल में पैसा आप रख रहे कि नहीं रख रहे हमें नहीं पता। आप एक काम करो, जो जनता का पैसा वो आपके पास ना रख के बाहर निवेश करके रखो, इन्वेस्ट करके। तो जब क्या करती है, डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट दे रहे उसका कुछ पैसा कंपनी बाहर की ओर निवेश करके रखती है, उसे सिंकिंग फंड कहा जाता है। बाहर बोले तो कहाँ? बाहर किसी भी पब्लिक से मतलब इन्वेस्टमेंट में ना, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में आते हैं, जैसे बैंक में डाल दिया है, किसी और में डाल दिया, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी एक्स्ट्रा पैसा मांगा ना कंपनी ने, तो ये भी किस में जाता है, रिजर्व में, सिक्योरिटी प्रीमियम। और कौन सा रिजर्व ले सकते हैं इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ये ले सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट लेंगे हम, लाभ लॉस लेंगे। अब तीसरी हेडिंग क्या है इसकी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी received against share warrant, इसके कोई आइटम्स नहीं है, मतलब इसकी भी हेडिंग क्या है सर, शेयर होल्डर फंड हेडिंग है, सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये आइटम्स मिलेंगे। शेयर होल्डर फंड सब हेडिंग है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसके अंदर कोई आइटम्स नहीं। अब एग्जाम में रैंडमली इनमें से उठा के कोई से भी पटक देंगे कि सिंकिंग फंड और इशूड कैपिटल की हेडिंग सब हेडिंग बताइए, तो आपको बताना चाहिए इशूड कैपिटल किसमें आएगी, शेयर कैपिटल के अंदर सब हेडिंग, और इसकी मेन हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड, ये आता बेटा। अभी तो ये एक ही हुआ है, अभी इक्विटी एंड लायबिलिटीज का बहुत सारा बाकी है, पहले उतारो, 3-4 पेज भराएंगे, कॉपी बनना है, जल्दी उतारो। तो कंपनी की बैलेंस शीट इतनी छोटी नहीं है कि सर लायबिलिटीज असेट लिख दिया, करंट एसेट फिक्स्ड एसेट्स हो गया, अभी बहुत सारी चीजें बाकी। मेहनत दिनदारी नाम से पता चल गया सर रिजर्व एंड सरप्लस है, तो जहां रिजर्व नाम दिख गया उसको उसमें डाल दो, रिजर्व एंड सरप्लस में। बस 2 चीज याद रखना, इसमें सिंकिंग फंड और सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व है।
बेटा अगली हेडिंग, शेयर एप्लीकेशन की मनी जो है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन की तो मनी मिल गई है लेकिन अभी अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। इसको भी कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में अलग से हेडिंग में बताया गया है। शेयर होल्डर फंड के बाद सेकेंड हेडिंग आती है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पूरा लिख लो उसको, रिसीव्ड बट पेंडिंग अलॉटमेंट, सर बट मतलब पेंडिंग अलॉटमेंट। सर हाँ, एक हेडिंग अपन ने लिखी थी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, उसमें कुछ नहीं लिखना है। शेयर वारंट इसमें भी कोई सब हेडिंग नहीं है। इसकी ना कोई सब हेडिंग है ना कोई आइटम है इसका। इसका भी हाँ, यो यहाँ पर मेहनत करो। थर्ड हेडिंग, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या होती है नॉन करंट लायबिलिटीज? लॉन्ग टर्म एक साल पे करना ऐसी लायबिलिटीज 11 में पढ़ा था ना सर, जिसका पेमेंट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए करना रहता है। यहाँ पर भी वही मीनिंग होगा। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब सर ऐसे दायर पे जिनका पेमेंट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए करना रहता है, ये होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें पहला दे दिया हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स भी बोल सकते हैं या लोन बोल सकते हैं। इसमें क्या आएगा? इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स में सबसे पहला तो आ गया बैंक लोन। बैंक से लिया गया लोन कंपनी लेती है, माल्या ने लिया था फिर भाग गया, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म लोन था ना? कुछ लड़के ऐसे देखते कि माल्या कौन है। जानकारी का पता होना चाहिए बेटा। फिर क्या है? डिवेंचर, ऋण पत्र। जब कंपनी पब्लिक से पैसा मांगती उधार तो 1 साल में तो पेमेंट देगी नहीं, ये क्या है? लॉन्ग टर्म लोन। तो डिवेंचर क्या है? कंपनी का लॉन्ग टर्म लॉस। हेडिंग आएगी इसकी नॉन करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग है नॉन लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग या लोन, और आइटम सी आएगा। और क्या हो सकता है डिवेंचर के बाद? बॉन्ड्स भी ले लो। डिवेंचर, बॉन्ड्स, हमने पढ़ा था सर बॉन्ड्स तो नॉर्मली गवर्नमेंट इश्यू करती है, लेकिन आज के समय में कुछ कंपनियां भी बॉन्ड्स इश्यू करने लग गई है। ठीक है, तो बॉन्ड्स भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ गया। ठीक है, फिर पब्लिक द्वारा डिपॉजिट किया गया, पब्लिक डिपॉजिट। बेटा ऐसी डिपॉजिट जिसका पेमेंट आपको आफ्टर 12 मंथ करना है, 12 महीने के बाद करना है, आफ्टर 12 मंथ। क्या आपने बैंक में ना जमा करते पैसा पब्लिक में कर दिया, क्या कंपनी में कर दिया? कंपनी ने कहा कि भैया पैसा जमा तो कर रहे हो लेकिन इसका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद मिलेगा। आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी के लिए अब आपकी क्या होगी? लायबिलिटीज, लेकिन पेमेंट 12 महीने के बाद करना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। और क्या कर सकते हैं? बस इसमें 4 एक पॉइंट और कर लो भले से। ठीक है, लोन या मॉर्गेज लोन कर लो। मॉर्गेज लोन इसी में ले क्या? हाँ इसी में ले लो बेटा, मॉर्गेज लोन। गिरवी रख के कंपनी ने अपनी कोई सी और जमीन गिरवी रख दी है, मॉर्गेज कर दी और उसके ऊपर लोन लिया है, तो मॉर्गेज लोन का भी हम अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में ले लेंगे। एक तो ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज में। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ए नंबर में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। फिर दूसरा आया इसके अंदर बी नंबर में क्या है? डेफर्ड
टैक्स लायबिलिटीज, इसकी कोई सब हेडिंग नहीं, ठीक है। बस ये आ सकता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज किसमें आएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो इसका मतलब ये बेटा कि फ्यूचर में आप कोई सी चीज खरीदने वाले हैं, कोई सी बहुत बड़ी डील हो जाएगी, है ना, 2 साल 3 साल बाद ये बड़ी डील मिलने वाली है, आपको पता है इतनी बड़ी डील इस समय इतना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। फ्यूचर का हमने एक्सपेक्टेशन कर रखा है, यह हो सकता है एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन डील अगले साल सेंक्शन होनी है, अगले साल आपको बड़ी तादाद में टैक्स पे करना पड़ेगा, ये आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से। थर्ड वाला अदर करंट लायबिलिटीज, बी के बाद सी नंबर का ले लो, है ना। अदर करंट लायबिलिटीज में ज्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, तो लेकिन ये हेडिंग पे नॉन करंट की है। हाँ वही है ना, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है वो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कुछ क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी को 12 महीने से ज्यादा तक की उधारी प्रोवाइड करते हैं। अगर उन्होंने उधार सामान दिया है 12 महीने से ज्यादा के लिए, तो वो किस में आ जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। हालांकि बहुत कम चांसेस रहते हैं इसके, ठीक है। यहां पर हम बता सकते हैं, इसके अंदर तो कोई हेडिंग नहीं, यहां पर हम बता सकते हैं ट्रेड पेबल्स। ऐसे ट्रेड पेबल जिसका पेमेंट हमें कब करना, आफ्टर 12 मंथ, 12 महीने बाद करना है। एग्जाम में ये पॉइंट नहीं मिलेगा, अभी से बोल रहा हूं नहीं मिलेगा ऐसा पॉइंट, ठीक है। और एक आ जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर प्रोविजन भी लायबिलिटी है। हाँ प्रोविजन लायबिलिटीज, ये मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, 15 साल से मेरी कंपनी में काम कर रहा है और आने वाले 5 साल बाद ही रिटायर हो जाएगा। तो मुझे पता है कंपनी का ओनर होते हुए 20 साल मेरी कंपनी को दे रहा है, तो इसे मुझे बहुत सारी चीजें देनी पड़ेगी। इसे पीएफ देना है, इसे ग्रेच्युटी देना है, इसे लीव सैलरी का पेमेंट देना है। ग्रेच्युटी होता है बेटा, एक मालिक जब अपने कोई ईमानदार या मेहनती एम्प्लॉय को कुछ इनाम में अलग से पैसा देता है, उसे ग्रेच्युटी कहा जाता है ना। इसका एक्ट बना है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ठीक है। तो एक फर्ज बनता है कि भैया इसने गवर्नमेंट जॉब होती तो उसको वो मिलने लग जाता, सब पेंशन पीएफ का पैसा, ये सब प्रोविडेंट फंड मिलता। लेकिन मैं मेरी तरफ से क्या करूंगा, पीएफ तो दूंगा, ठीक है, लेकिन पेंशन तो मिलेगी नहीं। तो इसका बुढ़ापा निकल जाए इसके लिए मैं क्या दूंगा, इसे ग्रेच्युटी, है ना, अनुदान एक तरीके से। तो ग्रेच्युटी का, अब मुझे पता है आने वाले 5 साल बाद रिटायर हो जाएगा, इसका पीएफ बनेगा, इसका ग्रेच्युटी बनेगा, इसका लिव इनकेसमेंट, तो 5 साल बाद इसको इतना पैसा देना तो पड़ेगा। इतना पैसा लाएगी कहां से फिर कंपनी, क्योंकि एक एम्प्लॉय नहीं, अगर 10 एम्प्लॉय रिटायर होंगे तो इनको पता है ये पैसा इनको एम्प्लॉय को बांटना पड़ेगा, तो अभी से कंपनी कहीं ना कहीं इसका प्रोविजन बना रही है, जबकि ये पेमेंट कब देना, इनको 5 साल बाद देना। तो ये लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन में आ जाएंगे। क्या क्या आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, आ जाएगा इस पे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज कर लो, काफी कैमरे में नहीं आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा। कर्मचारियों के लिए किया गया प्रोविजन, दिख गया कैमरे वालों को भी तो कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रोविजन करा, पीएफ के लिए, ग्रेच्युटी के लिए, लीव एनकैशमेंट के लिए, ये सब किस में जाएगा, इसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाएगा। तो ये है बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज की कितनी हेडिंग है, 1 2 3 4 हेडिंग से। इसमें से ज्यादातर आपको ये वाली आती है, बॉन्ड्स की, लॉन्ग टर्म्स लोन की, बोरोइंग्स की, ये 5। इनमें से बता देंगे आप पब्लिक डिपॉजिट आफ्टर 12 मंथ कहाँ बताओगे, सब हेडिंग है सर लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स में और नॉन करंट लायबिलिटीज।
अधिकतर इसका ज्यादा पूछता है। डिबेंचर को आप कहाँ शो करोगे? डिबेंचर क्या समझ जाओ सर, ये पब्लिक को दिया गया पैसा लॉन्ग टर्म्स लोन है। लॉन्ग टर्म लोन हमारे क्या है, 1 साल के ज्यादा देना है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज है ना। हेडिंग सब हेडिंग आइटम। अभी तो वही चल रहा ना इक्विटी लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज अभी और है करंट लायबिलिटीज ना, वो बात है बिल्कुल। करंट लायबिलिटीज में तो ज्यादा है। एक्चुअली में क्या है, इसमें मजा बहुत आना, आपको बहुत इजी लगेगा। इजी लगेगा ये, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब इजी लगेगा। बड़ा 11th में हमने पढ़ी थी करंट लायबिलिटीज। यस सर पढ़ी थी। इधर ध्यान दो। करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या सर, ऐसे दायित्व, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमें 12 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर करना रहता है, विद इन ईयर करना रहता है, वो हमारे करंट लायबिलिटीज थी। इसके एग्जांपल में मैंने आपको एक लाइन लिखी थी, क्या था, कॉस्ट B2P2, ये याद है। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म लोन्स, बिल्स पेबल्स बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज्ड डिविडेंड, ये चीजें लिखवाई थी मैंने। अब इसको इन्होंने हेडिंग सब हेडिंग में बांट दिया कंपनी सेक्ट में, और कुछ नहीं। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल्स, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज्ड डिविडेंड। तब इसके हमें हेडिंग सब हेडिंग देखनी है। कौन सा था ये, 4th नंबर का करंट लायबिलिटीज। किसका मोबाइल बज रहा है? मेरा तो नहीं बज रहा ना, मेरे पास भी सैमसंग नहीं है। अभी से चलिए। करंट लायबिलिटीज का मतलब सर ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर करना पड़ता है। इसमें पहला आ गया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसके अंदर पहली हेडिंग है शॉर्ट टर्म लोन्स बोल सकते हैं या बोरोइंग्स बोल सकते हैं, या लोन्स। ऐसे लोन्स, ऐसे छोटे मोटे लोन जिसका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर ही करना है, इसी साल करना है। जैसे हमने छोटा मोटा बैंक लोन लिया होगा, बेटा ये कौन सा बैंक लोन है जिसका पेमेंट हमें विद इन ईयर करना है? ईयर, 1 साल के अंदर पेमेंट करना है। या आप इसको और इजी में लिख लो, बिफोर 12 मंथ या अंडर 12 मंथ कर दो, अंडर 12 मंथ ना। ऐसा बैंक लोन जिसका पेमेंट हमें 12 महीने के अंदर करना है। और क्या है, बस इसमें एक ही रख लो, काफी है। फिर आई दूसरी हेडिंग, ट्रेड पेबल। पेबल क्या, वो लोग जिनको हमें पैसा देना है, जो व्यापार के रूटीन क्रेडिटर्स है। यहाँ के अंदर, इसके अंदर 2 सब हेडिंग आएगी, और ये आपको मिलेगा 4 में से मिलेगा। ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और बिल्स पेबल।
आपको आ जाएगा क्रेडिटर्स को हम कहाँ बताएंगे, क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल में, इसकी सब हेडिंग है शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज। एक है तीसरा अदर करंट लायबिलिटीज, इसी में ज्यादा आएंगे अदर करंट लायबिलिटीज। बाकी जो बची लायबिलिटीज है वो इसी के अंदर आएगी, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, एडवांस रिसीव्ड हुआ है आपको, ये इसके अंदर ले सकते हैं अपन। पहला यहाँ पर बता देगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक का ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद एडवांस रिसीव्ड हुआ, वो भी आपकी लायबिलिटीज। एडवांस मिल गया है, बेटा इसमें एक और आता है जो घुमाता है, इसमें कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, ये ज्यादा आएगा। जब कंपनी को कोई शेयर होल्डर एडवांस में पेमेंट दे देता तो कब कंपनी की उसके तरफ लायबिलिटीज बन जाती है कि भैया उसने पहले पैसा दे दिया है, कॉल्स इन एडवांस, ये उसकी करंट लायबिलिटीज है। और इसमें एक कर लेंगे अनपेड डिविडेंड, है ना, अनपेड डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो आपने प्रपोज कर दिया है, अनाउंस कर दिया लेकिन अभी पेड नहीं करा है, अनपेड डिविडेंड। यस सर। अनपेड या प्रपोज डिविडेंड भी बोल सकते हैं इसको। और लास्ट है इसका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसके अंदर क्या आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और क्या लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट, आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ले सकते हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, शॉर्ट टर्म में भी था। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन ऐसे 4-5 हफ्ते दे दिया। फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज के लिए किया गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एम्प्लॉयज, और एक लास्ट ले जाएगा इसके अंदर प्रपोज डिविडेंड, इस पे ले लो, है ना, अनपेड यहां पर, प्रपोज यहां पर लिख दो, प्रपोज डिविडेंड। तो बेटा यहाँ पे लायबिलिटीज के पॉइंट खत्म हुए। इतने आइटम्स याद रखना, इनकी हेडिंग और सब हेडिंग। कल आप प्रैक्टिस करो इसमें। शेयर कैपिटल याद रहेगा, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड कैपिटल, अनपेड कैपिटल। क्या पेड अप कैपिटल लेस हो जाएगा कॉल्स इन एरियर। जैसा इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टाइटल खत्म हो गया, अब चालू होगा कल से असेट्स का, और कल ही खत्म हो जाएगा।
मतलब 2 दिन है और 2 दिन लग जाएंगे इसके रिवीजन के, मतलब ये प्रैक्टिकल इसके सॉल्व करने के 4 दिन एक और ले लो। इसमें थ्योरी ज्यादा है। थ्योरी मिलेगी, या तो 4 नंबर की थ्योरी कर लो या प्रैक्टिकल कर लो। सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं। थ्योरी करोगे, अभी प्रैक्टिकल चालू होने दो बेटा, प्रैक्टिकल ही करोगे, चालू तो होने दो। सब देखने के पहले क्या बता रहा है जी।